तो विकास विजय क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ही ठो आने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे, उसमें से आपको लिखना 1 ठो होगा, ठीक है, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से कुल आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और ऑप्शन बस 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी में जो है ऑप्शन का उतना नहीं है, मैंने चैप्टर से ही ऑप्शन दिया रहेगा। एक ही चैप्टर का 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ सकते ये चैप्टर छोड़ सकते, ऐसा पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। तो चलिए आप लोग पढ़ लीजिए, क्या कीजिएगा, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा कैमरा ठीक कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ढेर सारा क्वेश्चन है, पहले आप लोग को डरा देते हैं। ठीक है, 10 पेज का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, 83 ठो, ठीक। पहले आप लोग को डरा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 87 को क्वेश्चन आंसर है। तो उसके बाद अब पढ़ते हैं। देखो इस ये 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आंसर है। ये करने के बाद आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा इसी में, ठीक है। उसके लिए एक अलग सा वीडियो ला देंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो हालांकि देखते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कानून से आप क्या समझते हैं? यह कानून क्या है? कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करो। देखो कानून क्या है? कानून वह नियमों और सिद्धांतों का समूह है। कानून क्या है? नियम का समूह, उसी को तो कानून कहते हैं। वह कानून यह नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसे राज्य मान्यता प्रदान करता है। कौन मान्यता प्रदान करता है? राज्य। राज्य कौन है? तो हम लोग का भारत देश। तो पॉलिटिकल साइंस में जो देश होता है उसको राज्य कहा जाता है। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग सबका शब्द होता है। तो वैसे ही जो देश है, देश को पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहा जाता है। तो जो सरकार, और राज्य में भी कौन? सरकार। सरकार जिसको मान्यता दे वही नियम कानून, वही नियम क्या हो जाएगा? कानून हो जाएगा, ठीक। तो कुछ ऐसे नियम जिसको राज्य मान्यता देती है वो कानून है। और न्याय प्रशासन में लागू करता है। तो जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने, न्याय प्रदान करने और अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करने के लागू किया जाता है, ठीक है। इतना लिखने से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी दे दे, कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करो। तो कानून का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधों को रोकना है। कानून के 2 प्रमुख स्रोत जो है वो है धर्म, रीति रिवाज, और तीसरा विधानमंडल है। विधानमंडल में जहाँ पे कानून बनता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया, कानून से आप क्या समझते हैं? कानून वह नियम और सिद्धांतों का समूह है जिसे राज्य मान्यता प्रदान करता है। कानून का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधों को रोकना है। बीच का अपलाइन काट भी सकते हैं, ठीक है। तो विजय सजेशन से लिया हुआ है, आप लोग को पता ही है, ठीक। थंबनेल में दिख जाएगा आप लोग को। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पॉलिटी का पेपर है, जो पिछला बार को जो सारा पेपर हम मैंने सेमेस्टर 1 का जो पेपर था वो तो स्कूल में ही बना था आप लोग का। तो वो जो स्कूल में बना था पेपर, तो इस बार भी ज़्यादा चांस है कि आपके स्कूल में ही बनेगा पेपर। तो स्कूल में बनेगा पेपर, तो आप लोग अपने अगर पॉलिटिकल साइंस के टीचर से अच्छा मेल जोल है तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के टीचर जाकर पूछ सकते हैं कि बताइए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। आप एग्जैक्ट मत बताइए कि कौन सा आएगा, आप ये बताइए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेने से चलेगा। तो वो टॉपिक देंगे और वो टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हमको तो नहीं पता, सब स्कूल का अलग अलग आएगा। तो कोई स्कूल ज़्यादा हार्ड दे सकता है, कोई स्कूल ज़्यादा इजी दे सकता है। स्कूल के ऊपर, टीचर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता को परिभाषित करें। तो ये मेन चैप्टर है आपका कानून, स्वतंत्रता माने न्याय, स्वतंत्रता और आगे देखते हैं समानता के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों के ऊपर चैप्टर है। और एक इसमें आ जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। बस ये 4 टॉपिक के बारे में जान लेने से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें से 8 मार्क्स लाना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस चैप्टर से 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। तो स्वतंत्रता को परिभाषित करें, 2 तरीकों का उल्लेख करें कि स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार
कार्य और जीवन शैली को बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के चुनने का अधिकार हो। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वो करते रहें, रास्ता में गए किसी को धक्का दे दिए, ये दे दिए, हम तो स्वतंत्र हैं। तो ऐसा स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचार, कार्य और जीवन शैली को बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के चुनने का अधिकार है। यह व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती है, बशर्ते इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए हो। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य अपने विचार को कह सकता है, अपने विचारों में स्वतंत्र है, जीवन शैली भी अपना सकता है, जैसे उसको रहने का मन है वैसे वो रह सकता है, जब तक और उसके जीवन शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये उसका स्वतंत्रता है। लेकिन कब तक? जब तक क्या हो, जब तक दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो जब तक दूसरों को नुकसान ना पहुंचे तब तक। तो वैसे तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के दो उपाय क्या हैं? तो संविधान बना दिया गया है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो सबसे बड़ा हम लोग का देश में क्या है? संविधान। ठीक है, सब संविधान के नीचे आता है। संविधान में लिखा गया है कि मनुष्य का क्या क्या अधिकार है। तो मनुष्य स्वतंत्र है। ठीक है, 8 गो उसका मौलिक अधिकार लिखा गया है। वो मौलिक अधिकार भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी आगे है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होता है, जिससे किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका, अगर आपकी स्वतंत्रता की हानि की जा रही है, अगर आप अपने विचार को रख रहे हैं और कि आपके विचार को रखने नहीं दिया जा रहा है, कोई आपको बाधित कर रहा है, माने सरकार, आप कुछ अपना विचार रखे, पुलिस आके पकड़ के लेके चली गई आपको, तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ जाइएगा? तो न्यायपालिका में जाइएगा कि जज साहब देखिए, पुलिस हाँ अपना विचार को रख रहे हैं तो पुलिस हमको पकड़ के लेके चल दे रही है, ऐसा का है? हम तो स्वतंत्र है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो जज साहब पूछा कि आप क्या कर, माने आपका विचार क्या था? तो हम अपना विचार रख रहे थे कि जिस भी स्टूडेंट का 25% से कम मार्क्स आता है उनको आत्महत्या कर लेना चाहिए। तब तो जज साहब क्या बोलेगा कि तुम जाओ जेल जाओ, तुमको अपना विचार प्रकट करने का दरकार नहीं है। तो ऐसा विचार होना चाहिए कि जिससे कि किसी को हानि ना पहुंचे। ठीक है, किसी का नुकसान ना करे। अभी हाल फिलहाल में एक ड्रामा चल रहा था, तो एक बड़ा बकवास सा शो चलता है, क्या नाम था, अरे इंडिया इज गॉट लैटेंट, उसमें बकवास कह दिया तो लोग को जेल हो गया। ठीक है, तो ये सब अपने विचारों की स्वतंत्रता रखो, लेकिन ऐसा तो उल्टा फुल्टा मत बोलो, अजीब आदमी लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की रक्षा कैसे किया सकती है? स्वतंत्र है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना चाहिए। अरस्तु ने कानून के बारे में क्या कहा है? अरस्तु ने कानून के बारे में क्या कहा है? तो अरस्तु बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा महान आदमी है। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार कानून तर्क पर आधारित होना चाहिए। तो ये जो बात बोल के गया था अरस्तु, हजारों साल पहले बोल के गया था। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार कानून तर्क पर आधारित होना चाहिए और यह नैतिकता व न्याय का मार्गदर्शक होता है। उन्होंने कानून को संगठित तर्क कहा, जो समाज में अनुशासन और समानता बनाए रखता है। तो अगर सभी इंसान को इस पूरा स्वतंत्र कर दिया जाए, कोई भी नियम कानून ना रहे, तो पूरा तबाह हो जाएगा पूरा दुनिया। ठीक है, जो ताकत पर रहेगा वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, इसको उसको, तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। तो कानून बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक दिन के लिए स्कूल से कानून हटा दिया जाए, कोई कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है, तो आपका स्कूल एकदम अगला दिन टुकड़ा टुकड़ा पुर्जा पुर्जा में मिलेगा स्कूल। ठीक है, तो आप लोग तो उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। उनके विचार में कानून का पालन करना नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो अरस्तु का अनुसार ये सब बात है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा विकास भैया क्लासेस,
हाँ, क्लास 11 विकास भैया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग, अगर लिंक नहीं मिल रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे आपके कमेंट में, ठीक है। तो बस आगे देखते हैं व्यक्तिगत कानून क्या है। तो ये चैप्टर में बस वही कानून क्या है, समानता क्या है, ये स्वतंत्रता क्या है, यही पूछेगा। और बड़ा इसका आसान आंसर है, आप लोग ये आंसर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप किसी का भी आंसर बना के लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कानून वह कानून है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून वह कानून है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करता है। यह कानून धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होता है और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत कानून जो व्यक्तिगत मामलों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे विवाह, ठीक। तो मुस्लिम लोग में विवाह का प्रचलन है 4 विवाह, ठीक है। एक आदमी 4 विवाह कर सकता है। भारत में तो नहीं करते हैं, लेकिन होता है कई देशों में, ठीक है, मुस्लिम देशों में। तो ये कैसे बना था? ये बना था वही धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से बना था ऐसा कानून। और कुछ हाल मैंने 4-5 साल पहले खत्म हुआ 3 तलाक, ठीक है, व्यक्तिगत आधार पे था। 3 तलाक का था, तो मुस्लिम लोग का ही समाज में था कि पत्नी को फ़ोन किया, बोला तलाक तलाक तलाक, ले तलाक हो गया उसी टाइम। ये 3 बार बोलने पे तलाक हो गया, बड़ा खतरनाक कानून था। तो इसको हटाया गया। तो व्यक्तिगत कानून, तो वो सब क्या था? व्यक्तिगत कानून था। आप एक ही विवाह कर सकते हैं, ठीक है, तलाक ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो ये सब कानून है, व्यक्तिगत कानून है। उत्तराधिकार का कानून, ये सब पारिवारिक संबंध से कानून, ये सब व्यक्तिगत कानून है। इसके बाद देखते हैं कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कानून कहाँ से लिया गया, ये सब जो नियम कानून है, मैंने ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये जो नियम कानून हमारे समाज में हम लोग देख पाते हैं कि रास्ता के बाएं तरफ से चलना चाहिए, दाएं तरफ से नहीं चलना चाहिए, और किसी को मारना नहीं चाहिए। काहे नहीं मारना चाहिए भाई, ठीक है, मिलजुल के काहे रहें। ये वो पैसा कमा लिया, उसका पैसा हम काहे नहीं छीन सकते? काहे मना है? कौन मना कर रहा है? इंसानी तो ये सिस्टम बनाया है। अभी हम लोग के दिमाग में बैठ गया है कि उसके पास पैसा देखें तो उसका पैसा नहीं लेना है, ये उसका पैसा है, ठीक है। तो ये सब इंसान को सिखाया जाता है बचपन से, उसके दिमाग में बैठाया जाता है। पहला ऐसा कुछ नहीं था नियम कानून बोल के। तो कानून की उत्पत्ति या स्रोत विभिन्न हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख स्रोत संविधान, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, न्यायिक निर्णय, परंपरा और प्रथाएं, विधिक विद्वानों की राय, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विधिन्न विद्वानों के मत इत्यादि है। तो देखो कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। तो एक तो कानून का उत्पत्ति का स्रोत हम लोग का संविधान है, संविधान में लिखा गया है कानून, ठीक है। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है, विधायिका कानून बनाती है, तो वो सब स्रोत है। न्यायिक निर्णय, तो न्यायालय में रोज निर्णय होता है नया नया, तो वो सब निर्णय भी क्या है? कानून है। परंपरा और प्रथाएं, विधिक विद्वानों की राय, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, और कुछ बहुत बड़ा बड़ा विद्वान ये लोग कुछ बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कानून बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, विधि, तो ये सब क्या है? कानून के उत्पत्ति है। धर्म भी एक कानून में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये सब है स्त्रोतों से कानून का विकार होता है और समाज में न्याय बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये सब है। लोक कानून क्या है? तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। लोक कानून, तो लोक कानून वह कानून जो राज्य और व्यक्तिगत नागरिकों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। यह समाज की व्यवस्था और राज्य के अधिकारों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। लोक कानून का उद्देश्य सार्वजनिक हित की और वह राज्य के शासन को नियंत्रित करता है। तो लोक कानून वह कानून जो राज्य और नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है, कि राज्य के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, राज्य लोगों का क्या क्या अधिकार है, लोगों के क्या क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, वो है लोक कानून, ठीक है। संवैधानिक कानून क्या है? तो वे कानून जो सरकार के तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन, कार्य तथा उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करती है, वो संवैधानिक कानून है। संवैधानिक कानून वे कानून है जो सरकार के तीनों अंग, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संगठन,
कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है संवैधानिक कानून। तो ये जो कॉपी पेस्ट हुआ है ठीक से नहीं हुआ है, रहने दो। अध्यादेश क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यादेश ये फिर नहीं पूछेगा ये सब। अध्यादेश थोड़ा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। साधारणतया प्रत्येक देश में विधानमंडल ही कानून का निर्माण करता है, ठीक है। विधानमंडल होता है, तो आप लोग के दिमाग में आता है कि इसका नियम कानून बनाता कौन है, ठीक है। तो नियम कानून कौन बनाता है, तो विधानमंडल बनाता है। किंतु जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय राज्य की कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जो नियम कानून किए जाते हैं वे अध्यादेश कहलाते हैं। तो जब विधानमंडल कानून बनाने के लिए नहीं बैठ रहा है, तो उस समय राज्य की कार्यपालिका क्या करती है, नियम लागू कर देती है। तो उस कार्यपालिका के कानून को अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। तो कानून के बारे में मार्क्सवादी विचार क्या थे, हाँ तो मार्क्सवादी, तो कार्ल मार्क्स का नाम सुनते ही क्या करना है, सलाम साहब, ठीक है। तो बड़े महान आदमी रहे मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी विचारों के अनुसार कानून, इनका बात ही अलग है, ठीक है। इनके बात को समझेंगे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्क्सवादी विचारों के अनुसार कानून शासक वर्ग के हितों की रक्षा का उपकरण है। मार्क्सवादी विचार क्या बोली, जो कानून बना रहा है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लोग अपना रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। ये बड़े लोग अपनी रक्षा के लिए कानून बनाए हैं कि हम लोग जो छोटे गरीब लोग हैं, देखो जो छोटे गरीब लोग हैं वो लोग इनकी संपत्ति को ना छीन ले, ठीक। इसलिए क्या बनाया गया, संपत्ति का अधिकार, माने संपत्ति का अधिकार, वो पैसा किसी का ना छीने, और पैसा कोई छीनेगा तो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ठीक है। ये लोग अपना रक्षा के लिए क्या किए, कानून बनाए हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे पास कौन सा ज़्यादा पैसा है कि हम लोग से कौन छीनने आ जाएगा पैसा, इसके पास ज़्यादा पैसा, इसके पास ना छीनने जाएगा। यही क्या किया, कानून बना दिया, लो पैसा छीनो, जेल, 7 साल के लिए जेल, और पुलिस मारेगी अलग। पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस पहले पूछती नहीं है क्या हुआ, काहे आए, मैंने का कांड क्यों, नहीं पूछती, पहले मारती है दूजा पर, ठीक है। तो पुलिस पूछती बाद में है। तो ये सब जो कानून वानून बनाया, कौन बनाया, ये लोग बड़े लोग बनाए हैं। यह वर्ग संघर्ष का परिणाम है और पूंजीवादी समाज में शोषित वर्ग को दबाने के लिए बनाया गया है। तो ये पूंजीवादी जो समाज है, तो वो समाज में शोषित वर्ग, जो छोटे लोग हैं उनको, जो जिनको शोषण किया जा रहा है, उन लोगों को दबाने के लिए ये सब कानून बनाया गया है। समाजवादी क्रांति के बाद शोषण खत्म होने पर कानून की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो कार्ल मार्क्स बोल के गए हैं कि ऐसा होगा, दुनिया में एक दिन ऐसा होगा, ये उनका विचार है, वो बोल के गए हैं कि ऐसा होगा, वो मानते हैं। एक बार सभी लोग उठेंगे एक साथ और पूंजीवादी का अंत करेंगे, और सभी क्या हो जाएगा, उसके बाद समाजवाद लागू हो जाएगा पूरा दुनिया में, सभी प्यार से रहेंगे। बस कार्ल मार्क्स इंसान के अंदर की भावना को नहीं समझ पाए। इंसान आलसी होता है मेरे तरह, ठीक है। इसलिए आप लोगों की वीडियो अभी आती है एग्जाम के टाइम में। इंसान की प्रवृत्ति आलसी होना, काम नहीं करने का प्रवृत्ति है। ये सब बकवास बाद में किया जाएगा, सॉरी। साधारण कानून क्या है, तो साधारण कानून क्या है, तो साधारण कानून वह कानून होता है जो सामान्य तौर पर संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। साधारण कानून वह कानून है जो सामान्य तौर पर संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। यह संविधान से नीचे होता है और इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं साधारण कानून, जो समय के लिए आया हो, इस समय के लिए अलग सा कानून है, फिर ये जब टाइम के साथ चेंज होते रहता होगा उसको बोलेंगे हम लोग साधारण कानून, ठीक है। कानून के तत्वों का उल्लेख कीजिए। देखो यही, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसी में से पूछ लेगा कानून के तत्वों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे तत्वों का नाम लिखने बोल रहा है, वहाँ पे व्याख्या करने बोल देगा, तो व्याख्या करना आसानी है। देखो कानून के तत्व क्या है, सामाजिक नियंत्रण। कानून के तत्व क्या है, सामाजिक नियंत्रण, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य, नियम और मानक, प्राधिकरण, सामाजिक संगठितता, आर्थिक और राजनीतिक संरचना, न्याय और नैतिकता, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति। माने कानून किन तत्वों को मिलकर बनती है, ठीक है। खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में क्या लगता है, चाल दावल, तो खिचड़ी का तत्व क्या है, चाल दावल, छिमड़र और बहुत सारा चीज़ है, ठीक। तो इसी कानून का तत्व क्या है, तो कानून का तत्व है सामाजिक नियंत्रण, कि समाज को नियंत्रित करना है।
अधिकार देना है उन लोग को, कुछ अधिकार देना है और कुछ कर्तव्य भी देना है कि आपका देश, आपको ये अधिकार दिए गए हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी घूमिए, पुलिस मार के भगाती है एकदम। हमको थोड़ा गंगा के पास जाना ज़्यादा पसंद था, तो गंगा के पास एकदम अकेले बैठना, ठीक है। तो इधर चुचुरा तरफ यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर क्या है, तो एक गंगा घाट है और बहुत सारा गंगा घाट है, और एक गंगा घाट में बहुत अंधेरा रहता है, वहीं पे जाकर आराम से बैठते हैं कि कोई नहीं है, मैंने अच्छा लगता था अकेले में बैठ गंगा घाट के किनारे। अब वहाँ पे जब जाकर बैठते तो उधर पुलिस आ जाता था, क्या कर रहे इधर, उठो यहाँ से, उठो, भागो भाग जाओ। अब उसको जाकर हम क्या बोले कि हमको कहीं भी बैठने का अधिकार है, मारेगा एक झापड़ हमको, मतलब जाओ यहाँ से, यहाँ पर नहीं बैठो। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि मेरा अधिकार है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, पूरा भारत देश में हम कहीं भी घूमने का मेरा अधिकार है। नहीं, पुलिस के सामने बदतमीजी मत करना, ठीक है, जो पुलिस कहे सुन लेना। उसके बाद तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, अधिकार माने वो क्या है, कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। नियम और मानक, प्राधिकरण, सामाजिक संगठिता, आर्थिक और राजनीतिक संरचना, न्याय और नैतिकता, सामाजिक परिवर्तन, ये सब कानून के तत्व है। रीति रिवाजों से कानून की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये हम लोग देखते हैं, रीति रिवाज समाज में लंबे समय से प्रचलित होते हैं, इन्हें समाज के अधिकांश लोग स्वीकृत करते हैं, तब ये रीति रिवाज व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, तो वे कानून का रूप ले लेते हैं, ठीक है। रीति रिवाज से कानून की उत्पत्ति कैसे हुई, तो रीति रिवाज क्या होता है, लंबे समय तक चलते रहता है, ठीक है, और अधिक लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं। कानून क्या है, दिमाग में बैठ गया है कि भाई हमें बिना बेवजह किसी को मारना नहीं है। आप लोग क्लास में बैठ के क्लास माने स्कूल में बैठ के क्लास करते हैं, आप लोग आराम से निश्चिंत होकर के सामने बैठ के क्लास करते हैं। आपको भरोसा है कि आपका पीछे वाला बैग में कंपास नहीं लिया है, कंपास लिया भी है तो वो कंपास हाथ में लेके ऐसे आपको मारेगा नहीं पीठ के बल, ये गर्दन वर्दन में चाकू नहीं मारेगा, ठीक है। आपके बैग में जो 100 रुपया 500 रुपया उसको चुराएगा नहीं। ये क्या है, रीति रिवाज दिमाग में बैठ गया उसका कि नहीं भाई ये सब नहीं करना है, तो वैसे रीति रिवाज भी बैठ जाते हैं। जैसे रीति रिवाज क्या है, शादी एक प्रथा हो गया, ये भी क्या है, रीति रिवाज है कि शादी करना होगा, क्या करना होगा भाई, मैंने जब दो लोग रहेंगे साथ में, बाहर देश में तो अभी बंद हो गया है, मैंने बाहर देश में जब दो लोग को सहमति बन जाता है कि हम दोनों साथ में रहना है, तो लोग शादी ब्याह ड्रामा वामा उतना नहीं करते, लोग साथ में रहने लगते हैं, ठीक है। तो भारत में क्या रीति रिवाज है कि अगर दो लोग साथ में रहना है तो भाई शादी ब्याह करो, पंडित को बुलाओ, 1000 लोगों को खाने बुलाओ, पंडित को 5000 रुपया दो, पर पंडित मैंने कभी तो मानेगा नहीं, पंडित बोलेगा 10,000 रुपया, आप बोलेगा 2000 रुपया देंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तब शादी कैंसिल, ठीक। तो बहुत सारा ताम झाम है, रीति रिवाज है और बड़ा खर्चीला चीज़ है, ठीक है। ऊपर से दहेज वहेज ये सब रीति रिवाज ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वे कानून जो विश्व के जो विभिन्न देशों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। यह देशों, अधिकारों, कर्तव्यों, संधियों और समझौतों को निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए नियम बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून वे कानून जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है कि भाई देखो बिना बेवजह पाकिस्तान को मारना नहीं है। पाकिस्तान में लोग बोलते हैं भाई बेवजह का इंडिया पर हमला कर रहा है, ये सब बेवजह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून है। लेकिन बात ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई देखने वाला भी तो नहीं है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कौन देखने वाला है, ठीक। अमेरिका किसी देश को मारेगा, अमेरिका को कौन बनने वाला है, कौन अमेरिका के सामने मुंह उठाएगा, ठीक है। तो माने कानून वानून है, माने उतना पालन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे चूक भी हो जाता है। अब जहाँ पे चूक होता है लेकिन कोई बोलने वाला भी नहीं है। रूस यूक्रेन को मारे जा रहा है, कोई कौन सा देश जाकर बोलेगा, रूस को जाकर बोलेगा कोई देश कि भाई ये सब मत करो, ठीक। इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा है, उधर गाजा पट्टी को ख़त्म कर रहा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बोलने जाएगा कोई। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग कानून का पालन अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम लोग को जानता है कि मामू आ जाएगा, ठीक। मामू आएगा, डंडा लेके आएगा। कानून के धार्मिक स्रोत क्या है,
तो कानून के धार्मिक स्रोत क्या क्या है? तो धर्म ग्रंथ, देखो हम लोग महाभारत, गीता, ये सब है, रामायण वामायण है, धार्मिक न्याय शास्त्र, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक परंपराएं। तो जो कानून बनाने का जो मेन स्रोत है वो धर्म ग्रंथ भी होता है। पहले धर्म ग्रंथ ही तो कानून था, ठीक है। अच्छे कानून के दो गुणों का बताओ कि कानून अच्छा है, इसका दो गुण क्या हो सकता है? तो एक सरलता तथा स्पष्ट अच्छे कानून का गुण है कि सरलता, अच्छा कानून होगा, सब उसको पालन कर पाएगा, ऐसा। और अस्थाईपन अच्छे कानून का एक गुण है। एक ऐसा कानून बनाएंगे जो अस्थाई रह सके, आने वाले समय के बारे में भी सोच करके, अभी के समय के बारे में भी सोच करके एक ऐसा अच्छा कानून बनाएंगे, ठीक है, जो अस्थाई रह सके, माने बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़े, वो एक अच्छा कानून माना जाता है, ठीक है। कानून के पालन के दो कारणों का उल्लेख करूँ कि काहे हम लोग कानून का पालन करते हैं जी। तो कानून का हम लोग पालन करते हैं काहे कि दंड का भय, ठीक। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, अगर हेलमेट लगा के बाइक नहीं चलाए तो बस चालान कट जाएगा, दंड का भय कानून के पालन का एक कारण है, ठीक है। फिर किसी को हम मार देंगे तो बस, किसी का मर्डर वर्डर ज्यादा क्या नहीं करता है कि मार वार देंगे बस जेल हो जाएगा हमको भी, वरना सबको इतना गुस्सा आ ही जाता है कभी कभी कि सामने वाला का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आदत या स्वभाव भी कानून के पालन का एक कारण है। और दूसरा कारण क्या, आदत हो जाता है कि काहे बेमतलब का झगड़ा करना है, आराम से शांति से रहना है, ठीक। उसके बाद 20 नंबर, कानून के सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं? तो कानून का सामान्य रूप, कानून के सामान्य रूप से मतलब है कि ऐसे नियम और प्रावधान जो समाज में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये नियम राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और इनका पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। कानून के सामान्य रूप से मतलब है कि ऐसे नियम, कानून और प्रावधान जो समाज के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है, तो कानून के सामान्य रूप, ठीक है। कानून का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है, न्याय सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। कानून का उद्देश्य यही होता है। देखो फिर दूसरा बार ये लाइन आया, तो सब में यही लाइन है। देखो सकारात्मक स्वतंत्रता, देखो जो स्वतंत्रता होती है दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। देखो, तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और इच्छाओं को पूरा करने का अवसर और समर्थन प्राप्त होना, इसमें बाहरी बाधाओं का हटाना और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों का होना शामिल है, ठीक है। उसको बोलेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी क्षमता और इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिले और समर्थन प्राप्त होना, इसमें बाहरी बाधाओं को हटाना और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि इंसान जो चाहे अपनी ज़िंदगी में कर पाए, खुद से कर पाए, ठीक है। मैंने खुद के चॉइस से जो बनना चाहे वो बने, ठीक है। तो स्वतंत्र रहे आप लोग? नहीं, मैंने आप लोग आर्ट्स वाले तो स्वतंत्र हैं, ठीक है, वरना आर्ट्स का ही लेते हैं। लेकिन कई सारे बच्चों के घर में दबाव आया होगा, आर्ट्स लेके पढ़ोगे। आर्ट्स आर्ट्स बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन क्या पता आर्ट्स को खराब बना के कहाँ रखा गया है। तो आप लोग की गलती है, आप लोग पढ़िए ठीक से, आप लोग तो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आर्ट्स बड़ा ही बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉमर्स से तो बहुत बढ़िया है कॉमर्स, ठीक है। तो आप लोग आर्ट्स लिए मतलब खुद के चॉइस से लिए हैं, या फिर आपका उतना मार्क्स नहीं आ पाया था कि आप कॉमर्स और साइंस ले सके, तो आप आर्ट्स लिए हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्रता नहीं है। या फिर अपनी मम्मी पापा का कोई भी तो मम्मी पापा नहीं चाहेगी मेरा बच्चा आर्ट्स पढ़े, ठीक है। तो साइंस वाले कोई बच्चे होंगे तो उनसे पूछना, तो उनका ऊपर दबाव रहता है, मम्मी पापा बोल रहे हैं साइंस लो साइंस लो, तो साइंस ले लिया। तो ये स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की खुद की अपनी इच्छाओं को पूरा करने का उसके पास अवसर हो, समर्थन हो, ये सब। प्रशासन के कानून से आप क्या समझते हो? तो प्रशासन के कानून वह कानून है जो सरकारी एजेंसियों, विभागों और नियामक निकायों के प्रशासन और संचालन को नियंत्रित करता है। तो प्रशासन के कानून, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो प्रशासन के काम में आता है। प्रशासन किसको बोलेंगे? जैसे डीएम का नाम सुनो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब, अफसर बिटिया। तो ये जो अफसर लोग हैं, इन लोग किस तरह से काम करेंगे, उनका भी एक कानून होता है कि ये लोग ठीक से काम करें, ये लोग कैसे काम करेंगे, इन लोगों का काम का तरीका क्या क्या होना चाहिए, सभी के बारे में लिखा गया है।
ठीक है, प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, क्या क्या नहीं कर सकता है, तो उन सब क्या बोलते हैं, प्रशासकीय कानून। तो प्रशासकीय कानून वह कानून जो सरकारी एजेंसियों, विभागों और नियामक निकायों के प्रशासन और संचालन को नियंत्रित करता है। यह कानून उन नियमों और प्रक्रियाओं का सेट है जो प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है। तो ये एक सेट है प्रशासनिक एजेंसियों, ये लोग वो सब कर्तव्य पालन करता है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। तो राजनीतिक समानता किसे कहते हैं, तो देखो फिर नाम से समझ में आ जाएगा राजनीतिक। तो राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के, भार नहीं होगा, भाव होगा, भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की मत देने का अधिकार। ठीक है, सभी आदमी के पास, सभी के पास क्या होगा, जो वोट देने का अधिकार है वो होना चाहिए। निर्वाचन में निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा हो जाता है ये सब मिस्टेक। निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सब प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक समानता किसे बोले, तो सबको वोट दे सके, सबका अधिकार हो। तो आज से कुछ 100-200 साल पहले किसी भी देश में लड़कियों को वोट देने नहीं दिया जाता था, महिलाओं का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं दे सकती थी। ठीक है, तो ये राजनीतिक समानता नहीं है, कहाँ पुरुष लोग वोट देंगे, ये तो कुछ साल से ही हुआ है, 100-200 साल से कि लड़कियां भी वोट दे सकती है। ठीक है, कोई भी निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, तो वही पहले लड़कियां नहीं खड़ी होती थी और छोटे जात के लोगों को नहीं किया होने दिया जाता था पहले, लेकिन अब क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं वोट में, कोई भी हो सकता है, बस होना चाहिए। ठीक है, और अधिकार तथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी होना चाहिए। राजनीतिक समानता में सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहाँ है इतना दम, तो स्वतंत्रता नहीं है अभी, इतना दम नहीं है कि कोई बंगाल में रह के टीएमसी पार्टी के खिलाफ कुछ बोले। ठीक है, मेरे में भी नहीं है। देखो क्या होता है बंगाल का, बड़ा अवस्था तो ठीक नहीं है बंगाल में। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, और बच्चे यही सोच के पढ़ भी नहीं रहे हैं कि नौकरी मिल ही नहीं रहा है, हमसे बढ़िया बढ़िया लड़का लोग पढ़ के बैठल है, हम का पढ़ के का कर लेंगे। ठीक है, आपके दोस्त लोग भी पढ़ते भी नहीं है, तो उनको भी नौकरी कहाँ से मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तब तो नौकरी मिलेगा। देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस पूरा एक क्लास 11-12 पढ़ लिए, उनके बाद पूछा जाएगा स्वतंत्रता क्या होता है, बोलेगा आई स्वतंत्रता आउट ऑफ सिलेबस आया क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ बच्चे लोग एक्स्ट्रा लेजेंड होते हैं, उन लोगों को नाम भी नहीं पता रहता है सारा सब्जेक्ट का कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। कई दोस्तों का आपके कई दोस्तों को नहीं पता होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है उनके। तो स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, तो उसको समझते हैं। व्यक्ति को अपने विचारों, कार्यों और जीवन के निर्णयों में बिना किसी बाहरी बाधा या प्रतिबंध के स्वतंत्रता प्राप्त हो, कि कुछ भी विचार करे, अपना काम करे, अपने जीवन का निर्णय खुद से ले, उसमें कोई बाधा ना बने। यह अवधारणा दो मुख्य प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, नकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता, उसके बाद आर्थिक समानता क्या है, तो आर्थिक समानता माने, आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि अच्छा, आर्थिक समानता का मतलब पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ही क्या समझ के आया, समझ में आया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन तुम लोग को एग्जाम में लिख देना है कि जब तक किसी और को हानि ना पहुंचे तब तक हम स्वतंत्र हैं। हम लोग कोई भी क्रियाकलाप करें उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचे। ठीक है, आप किसी वकील को उल्टा फुल्टा बोल के देखिए, अगला दिन आपके ऊपर मान हानि का केस ठोक देगा कि आपने मेरे मान को हानि के पहुंचाया है। चलिए, इससे मुझे बहुत खेद हुआ है, बहुत दुख हुआ, आपने मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा कहा, सब झूठ कहा, चलिए 2 लाख रुपया जुर्माना दीजिए, वो मांग सकता है आपसे। ठीक है, बड़ा बुरा फंसाएगा। ठीक है, तो वकील लोग से नहीं उलझना चाहिए, पुलिस, वकील, डॉक्टर,
टीचर, ये लोग से नहीं उलझना चाहिए, ठीक है। टीचर से उलझोगे तो उल्टा फुल्टा पढ़ा देगा, उसके बाद एग्जाम में फेल होके आ गया डॉक्टर उल्टा फुल्टा दवाई दे देगा। तो उसके बाद देखते हैं आर्थिक समानता किसे कहते हैं। आर्थिक समानता का मतलब, अच्छा इसमें बोलने से क्या समझ में आया, आर्थिक समानता का मतलब क्या कि सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, सबके पास, अंबानियों के पास, अंबानियों को 2 लाख रुपया महीना, सबको लाख लाख रुपया महीना मिलना चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक समानता का मतलब कहने से तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है। आर्थिक समानता का अर्थ अभी तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना, कम से कम इतना वेतन दिया जाए प्रत्येक व्यक्ति को कि उसकी आवश्यक न्यूनतम वेतन आवश्यक प्राप्त हो, कि उसके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक हो सके। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस में गलत है, लेकिन आंसर सही है। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि उसकी कुछ आवश्यकता पूरी हो सके। आवश्यकता क्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक। और जो लोग पीते हैं उनके लिए बोतल भी ज़रूरी है, उसके बिना वो लोग नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये लोग, ये सब क्या है, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं। ये सब आवश्यकता की चीज़ें उनको प्राप्त हो जानी चाहिए, कम से कम इतना पैसा तो हर व्यक्ति को मिले। बस यही लाइन को यहाँ पे लिख दिया गया है और यही लाइन चलाया जा रहा है भारत में कि सबको कम से कम ही पैसा दिया जा रहा है, जितना कम से कम हो सके, ठीक है। प्राइवेट टीचर लोग को तनख्वाह दी जाती है, आप लोग को बताते हैं। आप लोग, अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जाऊँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर उसको 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। काम कितना कराया जाएगा? सुबह को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। डेली जाना होगा, अब्सेंट नहीं, छुट्टी नहीं, ठीक है। डांट अलग से सुनाएगा अगर छुट्टी उट्टी मार दिए तो। 2,000 रुपये महीना, ठीक है, बढ़ाएगा भी नहीं। काम इतना कराएगी पूछो मत। तो कम से कम इतना तो कम से कम मत दो वेतन। आर्थिक समानता के नाम पर कम से कम वेतन दे रहे हैं आप। उसके बाद टीचर लोग के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ करिए जी ममता दीदी, वैकेंसी तो आ ही नहीं रहा है। आर्थिक समानता की एक मांग यह भी है कि देश में फैली हुई बेकारी को दूर किया जाए। बहुत ही बेकार लोग बैठा हुआ है दुनिया में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार काम दिया जाए, ठीक है। नहीं दिया जा रहा है उसकी योग्यता अनुसार काम, योग्य भी नहीं हम लोग। इसके बाद देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लिबर्टी, ठीक है, लैटिन भाषा की लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त या बंधनों का अभाव। तो लैटिन में एक शब्द है लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है कि मुक्त है, अभाव माने जिंदगी में कुछ की कमी नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी में लिबर्टी कहा गया, इसी से बना है लिबर्टी। तो और यह शब्द विभिन्न संदर्भों में भी आता है, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, मानव अधिकार और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कितना, 40 मिनट का वीडियो हो गया और कितना बाकी है, अभी और आधा बाकी है, ठीक है। तो इसका हमको लगता है कि 2 पार्ट बनाना होगा, क्योंकि हमको आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है उतना अच्छा से, ठीक है। आप लोग मेरे चेहरे पर देख सकते होंगे कि उतना जोश नहीं है जितना मेरे जोश रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, और ढेर सारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ढेर सारा क्वेश्चन आंसर रखते हैं अब, ठीक है। दूसरा पार्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम कहाँ तक पढ़ा है? 35 तक पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला दिन आ जाएगा, क्योंकि अभी 9:22 हो गया है, हमको जाना होगा घर। और कल कोशिश करेंगे, कल ज्योग्राफी का वीडियो बनाना है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थोड़ा कमेंट करते रहिए, कमेंट कर रहे हैं तभी तो मेरे पास वीडियो बनाने का थोड़ा मन कर रहा है। मैंने कमेंट में क्या बोलना है, कमेंट में बोल देना थैंक्स भैया, और क्या बोल देना है, और क्या, और कौन कौन सा वीडियो चाहिए वो सब बता देना है, ठीक है। तो मेहनत का काम नहीं है उतना वीडियो बनाना। तो बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।